सो दिस इज़ आवर 16th लेक्चर ऑन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट में देखिए आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर से पहले तक हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप यू रिमेंबर, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने ग्रुप 17 की कंप्लीट कर ली है। सो टुडे विल स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17। देखिए स्टार्ट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सो सबसे पहले जो यहाँ पे आपको चीज़ नज़र आती है दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन द केमिकल रिएक्टिविटी। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं। ऑल द हैलोजन एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जितने भी हैलोजन एटम हैं वो सब के सब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हाउएवर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एग्जिबिट +1 +3 +5 +7। तो जितने ऑड है ना +1 +3 +5 +7 ये भी एग्जिबिट होते हैं किसके किसके द्वारा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन द्वारा। लेकिन याद रखेंगे फ्लोरीन का हमेशा ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। फ्लोरीन का हमेशा ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके पास अच्छा ये +1 +3 +5 +7 क्यों करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन? क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, फ्लोरीन के पास नहीं है, इस वजह से वो सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर पाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका रीज़न एक्सप्लेन किया है जो मैंने अभी बताया है। हैलोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट अदर देन फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो देखिए NS NP ND मतलब डी वाला ऑर्बिटल जो है वैकेंट पड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए हम एक्साइटेड स्टेट में लेके आ जाते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आगे चले जाते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ आ गया। बात समझ गए आप? तो अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आ गया। ठीक है, फिर से डी ऑर्बिटल में पुश हो गया। फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट में देखिए क्या हुआ। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा सा गलत है, इसको ये कर दो। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। तो 3 3 6 एक साथ, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यही क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। ठीक है, चलिए। The higher oxidation state of chlorine and bromine and iodine are realized mainly when halogens are in the combination with small and highly electronegative fluorine on oxygen atom। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, वो कब एग्जिबिट होता है? जब वो किसी छोटे या किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कंबाइन करते हैं। जैसे फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बन गया या ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बन गया। इन इंटरहैलोजेंस ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, मतलब ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करेंगे जिसको हम इंटरहैलोजेंस बोलेंगे। ठीक है, इंटरहैलोजेंस बोलेंगे। अभी आपको एग्जांपल्स जब दिए जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 एंड +6 अकर इन द ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट लगती है थोड़ी सी, ये याद रख लेना, ये वाली लाइन, ये स्टेटमेंट ही रट लेना। क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 एंड +6 अकर इन द ऑक्साइड एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ जिससे आपके दिमाग में थोड़ा और अच्छे से बैठ जाए। मैं यहाँ पर अलग से लिख दे रहा हूँ यही चीज़। इन ऑक्साइड्स एंड, यहाँ पर नीचे देखिए आप, इन ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, इन ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स the oxidation state of chlorine and bromine। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन इज +4 and
+6। तो इस पॉइंट को याद रखना, +4 एंड +6। द फ्लोरीन एटम, अब देखिए फ्लोरीन के बारे में क्या बात बोली गई है। फ्लोरीन एटम हैज़ नो डी ऑर्बिटल्स, कोई डी ऑर्बिटल नहीं है इन इट्स वैलेंसी शेल एंड देयरफॉर कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता वो। बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इट एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर याद रखेंगे फ्लोरीन हैज़ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। ठीक है, तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो सिर्फ -1 होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट, नेक्स्ट इज ऑल द हेलोजन्स आर हाईली रिएक्टिव, क्योंकि उनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिल जाएगा वो स्टेबल हो जाएंगे, है ना, तो इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठे होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे रिएक्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म हेलाइट्स, मेटल नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्शन होती है, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको, इससे हेलाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, नीचे जाने पर रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आपके सामने रिएक्टिविटी का ऑर्डर रखूँ, देखिए अगर यहाँ से आपको पूछा जाए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, आप बताइए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और कम आयोडीन। ठीक है, यहाँ पर आयोडीन है, आयोडीन। ये आयोडीन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए आगे क्या है, द रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द रीजन फॉर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजन। ठीक है, मतलब क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो एफिनिटी होता है हैलोजन एटम में वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए वो खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं लेकिन दूसरों को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो वो एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, हैलोजन्स आर वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया, क्योंकि वो बैठे हुए हैं भाई, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठे हुए हैं। द रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वापस से, is the reason for the strong oxidizing nature of halogens. F2 is the strongest oxidizing halogen. Very very important point. F2 is strongest oxidizing halogen. Important point. F2 जो है वो strongest oxidizing halogen है, याद रखेंगे। देखिए आगे क्या लिखा है, and it oxidizes other halide ion in the solution or even in the solid phase. In general, a halogen oxidizes halide ions of higher atomic number. जैसे यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे, F2 है, F2 लिया हमने, X माइनस लिया, तो वो सीधे सीधे X माइनस को X2 बना दे रहा है। मतलब किसी दूसरे हेलोजन, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को भी वो क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये वाली रिएक्शन ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है। तो फ्लोरीन क्या करता है, दूसरे हेलोजन एटम को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज कैसे करता है, X माइनस से X2 में कन्वर्ट कर देता है इनको। ठीक है, तो मतलब क्या है कि F2 जब रहेगा हमारे पास और X माइनस सामने आएगा, तो यहाँ से ये सीधे X माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, X2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और F2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, F माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये X क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, इसमें आई थिंक कोई दिक्कत भी नहीं होगा आपको। अब देखिए आगे क्या है, Cl2 की अगर हम बात करें तो Cl2 जो होगा वो F2 से थोड़ा कम अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लेकिन वो भी ब्रोमीन अपने नीचे वालों को ऑक्सीडाइज कर देगा।
ठीक है, वो भी अपने नीचे वालों को ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैं बोलूँ आपके सामने, ये पॉइंट एक और रख देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास है ना भाई क्लोरीन Cl2, और हमारे पास ब्रोमीन आयोडीन आ गए। तो ब्रोमीन आयोडीन आ गए तो इनको भी ये ऑक्सीडाइज कर देगा, X माइनस को X2 में कन्वर्ट कर देगा, खुद Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? ये X सबकी क्या क्या हो सकता है, नीचे वाले ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। बात समझे? ऐसे ही ब्रोमीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है क्योंकि उसके नीचे आयोडीन है। ठीक है, ब्रोमीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं Br2 है और I माइनस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I2 बन जाएगा और Br माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से Br2 ने आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं यार, ये सब ना, ये जो तीनों रिएक्शंस हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इनको रट लेना। तो कोई भी हैलोजन अपने नीचे वाले हैलोजन को क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। कोई भी कहीं पर डाउट आपके सामने आ रही है ना, सो बिना किसी हेजिटेशन के पूछ लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कंफर्म योर डाउट। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। द डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ द हैलोजन इन एक्वस सोल्यूशन डाउन द ग्रुप इज एविडेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो डेटा से अगर हम देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि नीचे जाने पर जो उनकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी का अगर हम एक ऑर्डर प्लॉट करें यहाँ पर, जो कि इसको मिटा देते हैं, ये देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग, एक सेकेंड, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का एक हम ऑर्डर प्लॉट कर रहे हैं, F2 Cl2 Br2 और I2, कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑर्डर हो गया। रुक जाइए, दिख नहीं रहा आपके सामने, बस एक सेकेंड, अभी दिख जाएगा, हो सकता है सिंक करने में नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑर्डर लिखा है F2 Cl2 Br2 I2, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हाँ, देखिए सबसे पहले अगर मेरे को X2 गैस से, हमारे पास क्या है स्टार्टिंग में भाई X2 गैस है, ठीक है, X2 गैस है। अब ये X2 गैस से हमें क्या बनाना है, X माइनस एक्वस बनाना है। तो कौन कौन सी एनर्जीज काम में आएंगी वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, कौन कौन सी एनर्जीज काम में आएंगी। जैसे सबसे पहले आपको X2 को ब्रेक करना पड़ेगा, ये गैसेस फेस में इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आप इसको ब्रेक कर देंगे, सबसे पहले X2 गैस से X बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी। ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये X गैसियस एटम बन गया, गैसियस एटम बन गया। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन देने के लिए आप कौन सी एनर्जी लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो ये डेल्टा Eg जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो X गैस से X माइनस बना दिया आपने, अभी आपके पास X माइनस बन गया। अब इसके बाद आपको इसे गीला करना पड़ेगा, गीला मतलब एक्वस बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर दे देंगे तो X माइनस एक्वस बन जाएगा। तो इस तरीके से ये X2 से क्या बना है,
X माइनस बना है। कौन कौन सी एनर्जीज लगी हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो ध्यान से क्या है, द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस कैन फर्दर बी इलस्ट्रेटेड बाय देयर रिएक्शन विद वाटर। तो जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है हेलोजेंस का, जो अभी हमने देखा है कि F2 का सबसे ज़्यादा होता है, Cl2 फिर Br2 फिर I2, उसको हम पानी के साथ रिएक्शन से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज वाटर टू ऑक्सीजन। फ्लोरीन जो है वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सीजन में। यहाँ पर आप देखिए फ्लोरीन और H2O की जब रिएक्शन हो रही है तो वहाँ से वाटर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, और क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहेलस एसिड्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बाकी अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन ले लें और उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो हमें क्या मिल रहा है, HX मिल रहा है। HX इज व्हाट, हाइड्रोहेलिक। ठीक है, और HOX क्या है, हाइपोहेलस एसिड। ये हाइपोहेलस एसिड है, पहली बार हो सकता है आपने सुना हो ना। ठीक है, और HX क्या है, हाइड्रोहेलिक एसिड है। ठीक है, तो जब क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ तो HX और HOX का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आयोडीन जब रिएक्ट कर रहा है, द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, अपने आप रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब आयोडीन का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो सबसे कम है, वो तो हमने अभी देखा है। इनफैक्ट I माइनस कैन बी ऑक्सीडाइज बाई ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम। तो I माइनस जो है उसको हम ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं I2 में, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मतलब H प्लस की सहायता से, H प्लस के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखो कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखे हैं यार, मतलब ये सब इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ना कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाएंगी। ये जो रिएक्शंस मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे का सारा ये जो टेबल है एकदम बाय हार्ट रट लेना, बाय हार्ट रट लेना ये सब, ये पूरा का पूरा टेबल। ये जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बार वेरी लगा देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको ऐसे ही याद कर लेना, कुछ ज़्यादा लॉजिक वॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करना। ठीक है, ऐसे ही याद कर बैठना। कितना और प्यारा भी तो कितना है यार। फ्लोरीन जो है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके वाटर को O2 में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब क्लोरीन और ब्रोमीन है तो क्लोरीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोहेलिक एसिड और हाइपोहेलस एसिड बना रहा है, HX और HOX बना रहा है। बाकी अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन और वाटर की जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, क्योंकि आयोडीन का जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है वो बहुत छोटा सा है। तो इनफैक्ट I माइनस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन। और ये भी याद रख लेना, ये लास्ट वाली रिएक्शन ना पूछी जा सकती है ऐसे ही करके, ये वाली अलग से याद कर लेना। I माइनस प्लस H प्लस एसिडिक मीडियम में I माइनस O2 की सहायता से ऑक्सीडाइज हो जाता है I2 में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर यहाँ पर स्टडी करेंगे कि क्यों वो सबसे अलग अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है पूरे ग्रुप के अंदर। क्योंकि सबसे छोटा होता है, ये बहुत एक बड़ा रीज़न है, उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी नहीं होते हैं, इस वजह से वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है। पढ़ लेते हैं हम लोग एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। लाइक अदर एलिमेंट्स ऑफ P ब्लॉक प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन इज एनोमलस इन मैनी प्रॉपर्टीज़। मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी सारे एलिमेंट से अपने ही ग्रुप में थोड़ी अलग होती हैं। For example, ionization enthalpy, electronegativity and electrode potential are all higher for fluorine than expected from the trend set by other halogens. अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था एज पर द ट्रेंड, है ना। जो ग्रुप में बाकी सबका होता है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे बहुत ज़्यादा होता है। Also, ionic and covalent radii, melting point, boiling point, enthalpy of bond dissociation and electron enthalpy are quite lower than expected. तो ये सब कम है। कौन कौन सी चीज़? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी कम है। पता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्यों कम है? मैंने आपको बताया था, क्योंकि फ्लोरीन छोटा होता है ना, तो फ्लोरीन और फ्लोरीन यहाँ पर भीषण इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। भीषण इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा कमज़ोर होता है। क्या होता है? कमज़ोर होता है, कमज़ोर। ये F और F वाला बॉन्ड क्या है?
ये थोड़ा कमज़ोर है, इसको तोड़ना आसान है बाकियों के कंपैरिजन, समझे? लिख जा भाई, लिख जा, कमज़ोर लिख जा। ठीक है। The anomalous behavior of fluorine is due to its small size. The reason behind the anomalous behavior of fluorine is its small size. बहुत छोटा होता है, highest electronegativity, low FF bond dissociation enthalpy and non-availability of d orbital in the valency cell. तो वैलेंसी सेल में डी ऑर्बिटल नहीं होते, इसकी बहुत कम होती है एफ एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम क्यों होती है बेटा? क्योंकि फ्लोरीन और फ्लोरीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनमें भीषण रिपल्शन हो रहा है, ऐसे मतलब एक दूसरे को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, दोस्ती है ही नहीं, टूट जाएगी उनकी दोस्ती बहुत जल्दी, है ना। दो फ्लोरीन के बीच में अगर युद्ध चल रहा है तो वहाँ दोस्ती रही नहीं, उनको तोड़ना बहुत आसान है। तो इस वजह से लो एफ एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंसी शेल, और इसका स्मॉल साइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक। भाई ये भी रटने वाला पॉइंट हो गया। तो फ्लोरीन की जो ज़्यादातर रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होती हैं। क्यों एक्सोथर्मिक होती हैं? एक तो देखो ध्यान से, क्यों एक्सोथर्मिक होती है? ड्यू टू स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म्ड बाई इट विद अदर एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बना लेता है। इसका मतलब जब ये किसी के साथ रिएक्शन करता है तो उसके साथ स्टेबिलिटी ज़्यादा बना लेता है। ठीक है, स्टेबिलिटी ज़्यादा बनाने का मतलब है एनर्जी रिलीज करना ना, स्टेबल हो जाना रिएक्शन के बाद मतलब एनर्जी रिलीज कर देना। इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। आपको समझ में आया क्यों? ओके। It forms only one oxo acid while other halogen forms a number of oxo acids. तो फ्लोरीन का एक ऑक्सो एसिड होता है, बाकियों का बहुत सारा ऑक्सो एसिड होता है। तो ये भी एक पॉइंट याद करने वाला है। बात समझ है? चलिए बहुत अच्छा। एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके सामने। पता है वो एसिड होता है HOF, इसको बोलते हैं हम हाइपोफ्लोरस एसिड। हाइपोफ्लोरस एसिड, ये याद रख लेना, ये ऑक्सो एसिड ऑफ फ्लोरीन है। ये क्या है? HOF, ऑक्सो एसिड ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का ऑक्सो एसिड है ये। ठीक है इतना? ओके। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं एंड आगे देखो क्या है। बाकी हेलोजन एटम बहुत ज़्यादा ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, लेकिन ये जो है वो एक ही ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF जो होता है वो लिक्विड होता है। बॉइलिंग पॉइंट है 293 केल्विन। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग अदर हाइड्रोजन हेलाइड्स आर गैसेस। तो जो बाकी हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं वो गैसेस होते हैं, लेकिन HF जो है वो क्या होता है? लिक्विड होता है। तो यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है। ये देखो यहाँ पर एनोमलस बिहेवियर तो शो हुआ कि अगर फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मतलब HF बना रहा है, HF जो होता है वो लिक्विड होता है, बाकी HCl, ठीक है, HBr और HI जो हैं वो सब गैसेस हैं। ठीक है, लिक्विड क्यों होता है HF लिक्विड क्यों होता है, बाकी सब गैसेस क्यों होते हैं? बिकॉज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर एक रीज़न है, इसको याद रखना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF लिक्विड होता है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे वाई HF इज़ लिक्विड, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपसे कोई पूछे वाई HF इज़ लिक्विड एंड अदर आर गैसेस। अदर्स जब हम बोल रहे हैं ना, तो अदर्स में बाकी HCl HBr HI की बात कर रहे हैं। तो इसका रीज़न होगा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ HF, इन केस ऑफ HF।
तो हमारा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है HF के केस में। इस पॉइंट को याद रख लेना, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप कोई डाउट होगी नहीं आपको यहाँ पर। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं आगे क्या है। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, जो अभी हमने बात की है, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी देखते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन में क्या है, दे ऑल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है और हमें हाइड्रोजन हैलाइड मिल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HF, HCl, HBr, HI ये सब मिल जाएगा। बट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। बाकी नीचे जाने पर हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। फ्लोरीन बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर देगा, HF बना देगा, लेकिन बाकी सब इतना तेज़ी से रिएक्शन नहीं करते, उनकी एफिनिटी डाउन हो जाती है। हाइड्रोजन हैलाइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोहेलिक एसिड, ठीक है। तो क्या बोला है, हाइड्रोजन हैलाइड जो होते हैं HF, HCl, HBr, HI, हाइड्रोजन हैलाइड जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बना देते हैं बेटा, क्या बना देते हैं, हाइड्रोहेलिक एसिड, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना क्या होता है क्या चीज़, कोई अगर डाउट कहीं पर आती है आपको तो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड आर गिवन द टेबल 7.9। द एसिडिक स्ट्रेंथ, अब ये देखो कुछ रटने वाले पॉइंट्स हैं। ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पॉइंट रट लो, ये वाला पॉइंट है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई, तो यहाँ पर मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूँ। ये सब पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये सब ना क्वेश्चन ये सब आएंगे ही आएंगे पेपर के अंदर। जैसे HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी बेटा, HI, फिर ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। ये लिखवा के रख लो, ये एग्जाम में आना है ऐसा क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके नीट या जेई में रख दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ दीज हैलाइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन द बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। तो नीचे जाने स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर HF, HCl, HBr, HI में, अगर हम बात करें HF, HCl, HBr और HI में, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो HF सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो ये भी याद रख लेना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, HF हुआ, तो इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, HF की होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी लिख लो या BDE लिख लो, BDE मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, या BDE लिख लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो दोनों का ऑर्डर यही होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो ऑर्डर लिख लेना अपने आप, ठीक है। तो नीचे जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाती है, सबसे ज़्यादा HF की होती है, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर देखना चाहें तो टेबल देखिए अपने सामने। तो HF का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 190, फिर 159, फिर 185, फिर 222। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट का हम ऑर्डर लिखें, यहाँ पर थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर लिख लेते हैं, एक बारी तो कर लेते हैं सब कुछ। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसके लिए, HI के लिए मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद कौन है, फिर HF है, फिर कौन है, HBr है, फिर HCl है, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, ठीक है। ऐसे अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखें तो सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा, HF के लिए होगा बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसके बाद कौन होगा, HI होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, HBr होगा, और फिर उसके बाद कौन होगा, HCl होगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा,
ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है, तो इस ऑर्डर को भी चाहे तो आप याद रख सकते हैं। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है HCl का, इस पॉइंट को याद रख लेना अलग से। ठीक है, मतलब लास्ट में तो दोनों HBr और HCl ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट में सबसे पहले HI आ जाएगा, फिर HF आएगा, और बॉइलिंग पॉइंट में HF पहले आ जाएगा, फिर HI आ जाएगा। बस इतना ध्यान रख लेना, बाकी तो ही हो जाएगा तुमसे। अब ये 1-2 दिन में तो आना नहीं है आपको, है ना, इसके लिए आपको कंसिस्टेंटली कुछ दिन काम करना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीज़ें आप रिवाइज कर पाओगे प्रॉपरली और आपके दिमाग में बैठ पाएंगी। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली HI में होना चाहिए। नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं ये भी पॉइंट। आप इसको कॉपी करते रहना या कहीं पर भी अपने NCERT में लिख लेना है ये सारे पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे के ऐसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे तो फिर आप घबरा जाओगे। ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन नहीं आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर आगे देखो, फिर आगे क्या है, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं हम। HCl, HBr और HI, HF, HCl, HBr, HI, इसमें हम बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो ये ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो मैंने अभी बताई है आपको कि सबसे ज़्यादा HF होगा, फिर HCl होगा, फिर HBr होगा, फिर HI होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बता दिया, ये हो गया। एसिडिक स्ट्रेंथ भी बता दिया। अच्छा, एक एक चीज़ याद रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ में 3 चीज़ें हैं, मतलब 3 चीज़ें हैं, हो सकता है 3 चीज़ का ऑर्डर पूछ लिया जाए। मैं आपको एक चीज़ ऐसे लिख के बता दे रहा हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, मतलब जितना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा Ka होगा, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। इस पॉइंट को ऐसे ऐसे के ऐसे रख लेना। ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं, Ka, pK और एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर Ka ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो pK कम हो। ओके, तो ये एक पॉइंट याद कर लेना अभी ही। ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आज ही खत्म हो जाएगा क्या, देखें एक पेज। क्लोरीन है, फिर 3 पेज, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ, नहीं मेरे को लगता है 2 लेक्चर और लगेगा इसको ख़त्म करने में, तब जाके ख़त्म होगा। अभी 2-3 लेक्चर और लगे, 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर था एक्चुअली में, ठीक है, तो बहुत बड़ा चैप्टर था पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट मोस्ट ऑफ द लोग पढ़ाते नहीं है, छोड़ देते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट कर दिया इस चैप्टर को ऑलमोस्ट। इसके बाद हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर आ जाएंगे, तो वो भी एक आसान सा चैप्टर, कोई कठिन चैप्टर नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी देख लेते हैं एक बार इसकी। हैलोजन फॉर्म्स मैनी ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। तो हैलोजन बहुत सारे ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। ठीक है, मोस्टली अनस्टेबल होते हैं। फ्लोरीन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड OF2 एंड O2F2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन जो है 2 ऑक्साइड बनाता है, एक तो OF2 बनाता है और एक O2F2 बनाता है। ठीक है, ओनली OF2 इज स्टेबल, ओनली OF2 इज थर्मली स्टेबल एट 298 केल्विन। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट तो ये हो गया कि फ्लोरीन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड। कौन कौन से ऑक्साइड हैं, OF2 एंड O2F2, OF2 एंड O2F2। ये OF2 जो है ना, ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। तो ये एक यहाँ पर पॉइंट हो गया, कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर बोला है दीज ऑक्साइड्स आर इसेंशियली ऑक्सीजन फ्लोराइड बिकॉज ऑफ द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन देन ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये देखो क्या बोला है कि जो ऑक्साइड्स है ना, जो ऑक्साइड्स बन रही हैं
वो ऑक्साइड्स क्या होंगी, ऑक्सीजन फ्लोराइड्स होंगी, ऑक्सीजन फ्लोराइड्स के बीच में रिएक्शन होंगी। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। तो बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। O2F2 ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम टू PuF6। अब देखो ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब O2F2 जो है वो प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, PuF6 में। एंड द रिएक्शन इज यूज्ड इन रिमूविंग प्लूटोनियम एज PuF6 फ्रॉम द स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। तो ये देखो, ये जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए है। ठीक है, O2F2 जो है ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम टू प्लूटोनियम F6। ठीक है, बात समझिए, ये एक पॉइंट है, ऐसे ही पॉइंट है, मुझे नहीं लगता बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो आगे क्या है, आगे क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉर्म्स ऑक्साइड इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज हैलोजन रेंजेस फ्रॉम +1 to +7। तो यहाँ पर एक बात बोलिए भाई, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये ऑक्साइड बना रहे हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैलोजन का होगा वो +1 से +7 के बीच में होगा, +1 से +7 के बीच में होगा। ठीक है, ठीक है ना। चलो अब ध्यान दो, एक्चुअली में OF2 में अगर हम OF2 में फ्लोरीन का तो हमेशा -1 होगा, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा OF2 में। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम O2F2 में तो फ्लोरीन का तो अभी भी -1 होगा, यहाँ पर आपकी -1 हो जाएगा। ये क्या हो गया, अरे तो गड़बड़ा जाएगा ऐसे, माइनस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हो पाएगा, -2 तो +2 होना चाहिए ना। एक सेकंड, मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा ऐसे तो। देखो ये ना, ये कैसे बिहेव करेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो इसको ना हम यहाँ से हटा लेते हैं, ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा, ये शायद मैंने आपको बताया भी था कभी। तो ऑक्सीजन +2 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ऑब्वियसली माइनस तो एडजस्ट ही नहीं होगा ना। फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, बस इतना याद रखना। O2F2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +1 हो जाएगा, और OF2 में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो +2 हो जाएगा। तो इतनी बात याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बनाएंगे ऑक्साइड्स, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैलोजन्स का होगा दैट शुड बी +1 to +7। A combination of kinetic and thermodynamic factor lead to generally decreasing order of stability of oxide by halogens। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर हम केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स से जाएं तो हमें यहाँ पर क्या दिखता है, जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय हैलोजेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, आयोडीन जो है सबसे स्टेबल ऑक्साइड बना रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड विद हैलोजन। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं ऐसे बगल में, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय हैलोजन। तो ये सबसे I फिर Cl फिर Br, ये हो जाएगा। ठीक है, ये याद रख लेना। द हायर ऑक्साइड ऑफ हैलोजन टेंड टू बी मोर स्टेबल देन ऑफ लोअर वन। इसीलिए आयोडीन के साथ जो ऑक्साइड बनेगा ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, आयोडीन सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड बनाएगा, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन। इस तरीके से ऑक्साइड्स बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन ऑक्साइड Cl2O, ClO2, Cl2O6 एंड Cl2O7 आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड टेंड टू एक्सप्लोड। तो यहाँ पर क्लोरीन के कुछ ऑक्साइड्स हैं, जैसे Cl2O है, ClO2 है, Cl2O6 है, Cl2O7। ये बहुत रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं और टेंड टू एक्सप्लोड, मतलब एक्सप्लोड हो सकते हैं। बस ऐसे ही अभी के लिए सुन लिया, क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर हम बगल में लिख देते हैं ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन कौन कौन से हैं, जो यहाँ पर NCERT में दिया है। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन कौन कौन से हैं, Cl2O, ठीक है, ClO2, Cl2O6, Cl2O7। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑक्साइड्स जो हैं क्लोरीन के बहुत रिएक्टिव होते हैं एंड दे टेंड टू एक्सप्लोड।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। ClO2 को जो है ना हम ब्लीचिंग एजेंट में यूज़ करते हैं, पेपर पल्प और टेक्सटाइल इन वाटर ट्रीटमेंट। तो क्लोरीनेटेड वाटर, क्लोरीन को यूज़ किया जाता है यहाँ पर एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन वाटर ट्रीटमेंट। अब जो ब्रोमीन के ऑक्साइड्स हैं उनको देख लो, Br2O, BrO2, BrO3 आर द लीस्ट स्टेबल हैलोजन एसिड्स ऑक्साइड्स, मिडल रो एनोमली। अब यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, क्योंकि सबसे कम स्टेबल किसके हैं, ब्रोमीन के हैं ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं बहुत कम स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, ब्रोमीन ऑक्साइड Br2O, BrO2 and BrO3 are least stable halogen oxides, ठीक है, आर लीस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड्स and exist only at low temperature. They are very powerful oxidizing agents. They are very powerful oxidizing agents. तो बहुत powerful oxidizing agents होते हैं, ठीक है। तो ये ब्रोमीन के ऑक्साइड्स जो है वो कम स्टेबल हैं तो बहुत रिएक्टिव हो गए, है ना। बहुत कम स्टेबल है तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गए, तो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गए, ठीक है। एंड इसी में पॉइंट बना लो, हैलोजन ऑक्साइड्स एंड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना ठीक है, ओके। So now next is iodine oxides I2O4, I2O5, I2O7 are insoluble solid, ठीक है। आयोडीन के जो ऑक्साइड्स है बहुत स्टेबल होंगे, I2O4 है, I2O5 है, I2O7 है, ठीक है। ये insoluble solids हैं, decompose on heating. I2O5 is very good oxidizing agent and is used in the estimation of carbon monoxide. तो यहाँ पर एक पॉइंट और बना लेते हैं, I2O5 is very good oxidizing agent, very good oxidizing, I2O5 is very good oxidizing agent and used in estimation of carbon monoxide, and used in estimation of carbon monoxide, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात हो गई। अब मेटल्स के साथ क्या रिएक्टिविटी होती है वो देख लेते हैं एक बार। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स के साथ क्या रिएक्टिविटी होती है वो देखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हैलोजन रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स। तो मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा अगर हैलोजन रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ। फॉर एग्जांपल ब्रोमीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाता है। तो यहाँ पर हैलोजन्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं किससे, हैलोजन्स जो हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर। अब जो आयोनिक कैरेक्टर है ना मेटल हैलाइड का डिक्रीज करता है, एमएफ में सबसे, एक सेकेंड, नीचे जाने पर ऑब्वियसली आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, क्या पॉइंट है वो, आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड डिक्रीजेस, ठीक है। ये किसका ऑर्डर हो गया, आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। एम कोई मोनोवेलेंट मेटल है, याद रखना ये चीज़ ऑब्वियसली, क्योंकि एम मोनोवेलेंट होगा तभी तो बनेगा ये कंपाउंड। मोनोवेलेंट मेटल मतलब सोडियम
पोटेशियम, जिसकी वैलेंसी 1 होती है। If metal exhibit more than one oxidation state, the halide in the higher oxidation state will be more covalent. अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, फजान रूल है, फजान रूल। तो अगर मेटल एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो हैलाइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हैलाइड होगा दैट विल बी मोर कोवेलेंट एंड वन इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट देन द वन इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा मेटल हैलाइड जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है वो ज़्यादा कोवेलेंट होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने, metal halide in which oxidation state of metal is higher is more covalent in nature। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ऐसा मेटल हैलाइड जिसमें मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कोवेलेंट होगा। जैसे अगर बात करें हम NaCl और MgCl2 का, ठीक है, हम बात करते हैं NaCl और MgCl2। तो यहाँ पर क्या है, ये +1 है, ये +2 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन ज़्यादा कोवेलेंट होगा, ठीक, कौन ज़्यादा कोवेलेंट होगा, तो कोवेलेंट कौन ज़्यादा होगा, MgCl2। कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें क्योंकि यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। बात समझे?